कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के नाम तय करती। इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। कैंपेन कमेटी अपना काम शुरू करती और इसके पहले ही सिद्धू खुद को बतौर सीएम फेस बताकर कैंपेन शुरू कर चुके हैं। अब सोनिया गांधी जिस वक्त मैनिफेस्टो कमेटी को अंतिम रूप दे रही थीं, ठीक उसी वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पंजाब मॉडल धूम धड़ाके से पेश करना शुरू कर दिया। लगे हाथ गांधी वाड्रा को यह सुना दिया कि वे होते कौन हैं सीएम तय करने वाले। सीएम तो पंजाब की जनता चुनेगी, इसमें सोनिया गांधी की क्या भूमिका है। जाहिर है सिद्धू ने बहुत सोचे समझे तरीके से कांग्रेस को चारों तरफ से घेर लिया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू की बातों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता शायद बचा नहीं है। सिद्धू के इस कदम से सीएम चन्नी नाराज हो जाएं, सुनील जाखड़ कोई तीखा बयान दे दें, प्रताप सिंह बाजवा नाराज हो जाएं, इससे सिद्धू को कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो से पहले सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपना पंजाब मॉडल लॉन्च कर दिया। यही नहीं, सिद्धू ने कांग्रेस को यह चेतावनी भी दे डाली कि इसी पर उनका राजनीतिक फ्यूचर भी निर्भर है, वह कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से बात करने के बाद यह सब कहा है। मैनिफेस्टो में जाने से पहले यह उनके पास जाएगा। खास बात यह भी है कि सिद्धू के पंजाब मॉडल वाले पोस्टर से सीएम चरणजीत चन्नी की फोटो गायब रही। सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही इसमें नजर आ रहे हैं। सिद्धू ने यह भी कह दिया कि पंजाब किसी एक का नहीं, पंजाब का सीएम कांग्रेस हाईकमान नहीं बल्कि लोग तय करेंगे। सिद्धू का यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि कई मौकों पर उनके सीएम चरणजीत चन्नी के साथ अनबन की खबरें सामने आई हैं। हाईकमान तो स्पष्ट कर चुका है कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, लेकिन सिद्धू लगातार दबाव बना रहे हैं। सिद्धू के मुताबिक अगर राज्य में माफिया राज पर रोक लगा दी जाए तो सीधे सीधे 50,000 करोड़ का फायदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके मॉडल पर अमल किया गया तो राज्य में सिर्फ खनन और रेत की बिक्री के लिए एक नया कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आज पंजाब में एक माफिया मॉडल चलाया जा रहा है। सिद्धू ने कहा ये वो लोग चला रहे हैं जो ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। पिछले 25 सालों में पंजाब को खूब बर्बाद किया गया है। पहले बादल और फिर कैप्टन के कार्यकाल में सिर्फ लूटा गया। सिद्धू ने अपने मॉडल में लिकर कॉर्पोरेशन बनाने पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक जिन राज्यों में इस दिशा में कदम बढ़ाए गए उनका राजस्व पंजाब की तुलना में ज्यादा रहा है। लेकिन विपक्ष को न सिद्धू का मॉडल ही समझ में आ रहा है और न ही पार्टी के चुनाव के लिए रणनीति। अब इस परिस्थिति पर अकाली दल के बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर चन्नी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही थी तो राहुल गांधी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाते हैं? कांग्रेस को उसमें कोई विश्वास नहीं है। अकाली नेता ने यहां तक दावा कर दिया कि कांग्रेस कभी भी सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। उन्हें तो पार्टी छोड़कर ठोको ताली पार्टी शुरू करनी पड़ेगी। पंजाब कांग्रेस में अभी 3 पावर सेंटर देखने को मिल रहे हैं। सिद्धू, चन्नी और बीच बीच में सुनील जाखड़ उनकी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। सिद्धू ने सीएम चरणजीत चन्नी पर भी निशाना साधा। सिद्धू ने कहा, कह देते हैं कि केवल सस्ती कर देंगे लेकिन किया कुछ भी नहीं। चन्नी 100 रुपए केवल देने का ऐलान करते थे, सिद्धू यहीं नहीं रुके। सिद्धू ने कहा कि टीवी पर हर कोई लाइव होगा, ऐसा नहीं होगा कि विधानसभा में एक बोलता है तो उसे दिखाते हैं और जब दूसरा बोलता है तो बत्ती गुल कर देते हैं। सिद्धू ने कहा कि वह ऐसी बातें करते रहेंगे, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में अपनी हनक और अकड़ दिखाने के लिए एनडीए सरकार ने बीजेपी के 12 विधायकों को पूरे 1 साल के लिए असंवैधानिक तरीके से निलंबित कर दिया था। अब इस एक तरफा कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और कहा कि यह कदम निष्कासन से भी बदतर और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति रवि कुमार की खंडपीठ ने विधानसभा द्वारा विधायकों के निलंबन के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 190(4) के तहत असंवैधानिक बताया। बेंच ने कहा कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा इस विवाद को सुलझाकर इस संकट से बचा जा सकता था।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को याद दिलाया कि 12 निर्वाचन क्षेत्रों को इतने लंबे समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता है और इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार है। पीठ ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की मिसाल पेश करने से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि आज ये 12 है, कल 120 हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम के तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह एक विधानसभा द्वारा लगाए गए दंड की मात्रा की जांच नहीं कर सकती है। इसके बाद सुंदरम ने राज्य के निर्देश प्राप्त करने के लिए पीठ से कुछ समय देने का अनुरोध किया। इसके बाद सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए टाल दी गई। सी आर्यमा सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि निलंबित भाजपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर ने तर्क प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार ने 5 जुलाई 2021 को भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ था। उस दौरान भाजपा के इन विधायकों पर महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन सभापति भास्कर जाधव के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर ये एक्शन लिया गया था। महाराष्ट्र भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उन्हें संदेह है कि सदन में संख्या कम करने के लिए एनडीए सरकार ने ये कदम उठाया है। आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार ने घटना से एक कहानी बनाई और हमारे 12 विधायकों को निलंबित कर दिया। हमारे विधायकों ने स्पीकर को गाली नहीं दी। कुछ गर्मागर्म बहस हुई, लेकिन सभी विधायकों की ओर से हमारे वरिष्ठ सदस्य आशीष शेलार ने सभापति भास्कर जाधव से माफी मांगी थी। बाद में सरकार हमारे विधायकों को निलंबित करने के लिए योजना लेकर आई। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जब सभापति भास्कर जाधव ने भाजपा विधायकों के बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, तो उन्होंने ओबीसी के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा किया था। भाजपा ने लोक सेवा आयोग की लंबित परीक्षाओं और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की थी, लेकिन सभापति ने अनुरोध को ठुकरा दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़ के 3 खेमों में बटी है। सुनील जाखड़ हिंदू नेता हैं तो चन्नी दलित चेहरा, और इसी आधार पर कांग्रेस ने उन्हें सीएम भी बनाया है। लेकिन सीएम बनने का सपना पाले बैठे नवजोत सिंह सिद्धू इन दोनों का ही नहीं बल्कि कांग्रेस का ही खेल खराब करने पर तुले हुए हैं। सीएम कैंडिडेट बनने की होड़ इतनी तेज हो गई कि अब चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ये कह दिया कि पंजाब में कांग्रेस को जिताना है तो सीएम चेहरा घोषित करें। तो वहीं पलटकर सिद्धू ने जवाब दिया कि सीएम का चेहरा कांग्रेस हाईकमान नहीं, जनता चुनेगी। सिद्धू ने कहा कि जनता विधायकों को चुनती है, राज्य में वही अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, कांग्रेस आलाकमान नहीं। सिद्धू ने कहा कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री बनाएगा। पंजाब की जनता ने ही निर्णय किया था कि कौन नेता कौन विधायक बनेगा या नहीं, और पंजाब की जनता ही कोई एजेंडा होने पर निर्णय करेगी। उन्होंने कहा इसलिए अपने मनोमस्तिष्क में गलतफहमी न पालें। चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम कैंडिडेट के सवाल पर कहा था कि कांग्रेस को अगर पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 जीतना है तो उन्हें सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा। जब कांग्रेस सीएम फेस के साथ लड़ती है तो चुनाव में जीतती है। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब की जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब और आदमपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पार्टी में एक खेमा ऐसा भी है, वह सिद्धू को कैप्टन के खिलाफ चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा से जीतने का दम भरने वाली पार्टियां अभी से हांफने लगी हैं। कोई गठबंधन पर गठबंधन किए जा रहा है तो कोई हार के डर से अपने टिकट पर दूसरी पार्टी के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है, तो कोई एक दूसरे को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है। मामला समझ नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइए, हम तफसील से बताते हैं आपको पूरी कहानी।
दरअसल यूपी के चुनावी मौसम में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी किया है। पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स पर नजरें गड़ाए अखिलेश को लग रहा है कि हाथरस में लठ खाने और जगह जगह से हूटिंग करवा चुके जयंत उनके लिए जाट और मुस्लिम गठजोड़ बनाकर समाजवादी पार्टी को कामयाबी दिलाएंगे। लेकिन अजीत सिंह के जमाने से अप्रासंगिक हो चुकी आरएलडी की खटिया खुद अखिलेश ही खरीद कर दी। दरअसल समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। देर रात तक अखिलेश यादव के प्रतिनिधि और जयंत चौधरी के बीच लंबी बातचीत चली। इस दौरान फोन से अखिलेश यादव भी जुड़े, लेकिन बातचीत की आखिर में यह तय हुआ कि समाजवादी पार्टी के 6 प्रत्याशी आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। सुना आपने, अपनी इज्जत बचाने का आखिरी दांव खेल रहे जयंत चौधरी की लुटिया तो चुनाव से पहले ही अखिलेश ने डुबा दी और उनके हिस्से की 6 सीटों पर अपने नेताओं को उतारने का दम भर दिया। माना जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन किसान आंदोलन के सहारे पश्चिमी यूपी के जाट और मुस्लिमों की लामबंदी में जुटी आरएलडी का भट्टा उनके अपने गठबंधन साथी ही बैठा रहे हैं, क्योंकि अगर वे उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के ही माने जाएंगे और उसी का हुक्म बजाने उनका कर्तव्य होगा। आपको बता दें कि आरएलडी 2002 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ कर मैदान में उतरी थी और 14 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि 2012 के यूपी चुनाव में आरएलडी ने कांग्रेस का दामन थाम चुनावी मैदान में कमर कसी और कांग्रेस की तरह ही डूबते हुए किसी तरह 9 सीटों पर जीत सकी। फिर साल 2017 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा और अपनी भी बची खुची इज्जत भी गंवाते हुए मात्र 1 सीट पा सकी। लेकिन अब की बार बड़ी उम्मीदों के साथ जयंत ने अखिलेश यादव का हाथ थामा है, लेकिन अखिलेश ने तो हौले से उनके हाथ को दबाया ही नहीं बल्कि मरोड़ भी दिया। अब इससे जयंत बेहद परेशान बताए जा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि जयंत एक बार फिर से भाजपा के दरवाजे तलाश रहे हैं, जहां से किसी भी तरह वो अंदर घुस सके, क्योंकि जयंत समझ चुके हैं कि उनका अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन भाजपा के साथ ही रहा है और फिर सपा का तो हमेशा से यही खटराग रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 4 बार की सीएम रह चुकी मायावती के इस ऐलान के बाद यूपी की राजनीति में दबे पांव कई तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं, जबकि सतीश चंद्र मिश्र का यह कहना है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि लड़वाने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं यूपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी और न ही मेरी पत्नी कल्पना और मेरा बेटा कपिल मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। एक बार को मायावती का चुनाव न लड़ना समझ में भले ही आ जाए, पर किसी भी बड़े नेता का चुनाव नहीं लड़ना कहीं न कहीं खटकता जरूर है। क्या मायावती और उनके खासम खासों को पहले से ये अंदेशा हो गया है कि इस चुनाव में उनके लिए कुछ बचा नहीं है और सीधी लड़ाई सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है, या मामला कहीं और अटका है? बता दें कि यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन मायावती अब तक चुनाव प्रचार के लिए घर से बाहर नहीं निकली हैं। वहीं खबर यह भी है कि उनके मुख्य सिपहसालार सतीश मिश्रा भी अब की बार चुनावी जंग से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि इन सब के बाद भी सतीश मिश्रा का दावा है कि यूपी की सत्ता में मायावती पूर्ण बहुमत से वापसी करेंगी और 5वीं बार सीएम बनेगी। योगी और अखिलेश के बीच तो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है। सतीश मिश्रा ने अखिलेश पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, पर उसके पास तो 400 उम्मीदवार ही नहीं हैं। यूपी के 7 चरणों के लंबे चुनाव के लिए अवध से लेकर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी तक सतीश मिश्रा ने कई दौरे किए। खासतौर पर ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन मायावती की चुनाव को लेकर न तो कोई जनसभा हुई है और न ही कोई रोड शो ही निकाला गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 जनवरी के बाद अगर चुनाव आयोग चुनाव प्रचार के लिए अनुमति देता है तो क्या मायावती कोई रैली या प्रचार करती हैं, या फिर वो पहले से ही जो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन होने वाला है उसे समझ चुकी हैं और बस चुनावी राजनीति की औपचारिकता को पूरा करते हुए दावे पर दावे कर रही हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
विधानसभा चुनाव के ठीक पहले योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा था कि उन्होंने कोई बड़ा मैदान मार लिया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि मंत्री पद छोड़ते ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी के खिलाफ यह वारंट जारी किया है। स्वामी को सुल्तानपुर कोर्ट ने 24 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल साल 2014 में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मौर्य पर एक मामला लंबित है। इस मामले की सुनवाई के लिए जब मौर्य हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 24 जनवरी तारीख तय की गई है और मौर्य को इस दिन हाजिर होने के लिए कहा गया है। अब भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक इस बदले की सियासत कहें, लेकिन हकीकत यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी यह वारंट नया नहीं है। पूर्ववत जारी वारंट को आज फिर से जारी किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2016 से इस पे पर स्टे लिया हुआ था। इस कड़ी में 6 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान मौर्य को 12 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे 5 साल तक योगी कैबिनेट में बने रहे और जिस अखिलेश यादव के खिलाफ वे लगातार कड़े बयान देते रहे, अब उनका इरादा उनकी पार्टी में ज्वाइन करने का है। चुनावी मौसम में इस तरह की सियासी पलटी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे नेता मोलभाव के लिए ऐसे ही अपनी पुरानी पार्टी से इस्तीफा देते हैं। मौर्य भी अपने बेटे के लिए विधानसभा की एक सीट चाहते हैं जो बीजेपी उन्हें देने को तैयार नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी से ही सांसद चुनी गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद उनकी बेटी संघप्रिय मौर्य की स्थिति बीजेपी में असहज हो गई है। अब देखना यह है कि क्या संघप्रिय मौर्य भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही बीजेपी छोड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का जश्न अखिलेश यादव मना भी न पाए कि बीजेपी ने उन्हें गहरा जख्म दे दिया। बीजेपी ने सीधा मुलायम सिंह यादव के घर में सेंध लगाई और उनके समधी को पार्टी में शामिल करा लिया। सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और बेहट सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में यादव और सैनी के अलावा एतमादपुर से बीएसपी पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह को पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी के चुनावी अभियान को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। फिरोजाबाद के कद्दावर सपा नेताओं में शुमार हरिओम यादव 3 बार से विधायक हैं। अटकलें ये हैं कि यादव ने सपा नेता रामगोपाल यादव से मतभेदों के चलते पार्टी छोड़ने का फैसला किया। हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के समधी भी हैं। मौके पर हरिओम यादव ने कहा कि मेरा सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ, इसलिए मैंने आज बीजेपी ज्वाइन की। मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव के साथ मिलकर हमने पार्टी को मजबूती दी। 35 सालों तक मैं पार्टी में रहा, लेकिन अब वहां कोई सुनवाई नहीं है। अखिलेश यादव ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिसका समाज से कोई वास्ता नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य और मेरे जैसे नेताओं में बहुत फर्क है। आपको चुनाव के बाद दिखेगा। पंचायत चुनाव के बाद मुझे पार्टी से निलंबित किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को किया। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मनीष तिवारी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर ले लिया है। मनीष तिवारी का कहना है कि पंजाब को एक गंभीर व्यक्ति की जरूरत है। पहला मौका नहीं है जब मनीष तिवारी ने नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाए जाने के बाद लगातार मनीष तिवारी नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल उठाते रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी को चेहरा बनाए मैदान में उतरने का फैसला किया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी लगातार पार्टी पर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टी हाईकमान नहीं बल्कि पंजाब के लोग सीएम तय करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद का चेहरा बनने के लिए नया दांव खेला है।
चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करती है तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम कैंडिडेट के सवाल पर कहा था कि कांग्रेस को अगर पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 जीतना है तो उन्हें सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा था। जब कांग्रेस सीएम फेस के साथ लड़ती है तो चुनाव में जीतती है। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब की जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहब और आदमपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। पार्टी में एक खेमा ऐसा भी है कि वह सिद्धू को कैप्टन के खिलाफ चुनावी मैदान में देखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच की जंग का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच जारी खींचतान के बीच बीजेपी ने चरणजीत सिंह चन्नी के घर में तगड़ी सेंध लगाकर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। सीएम चन्नी के भाई जसविंदर सिंह धालीवाल चंडीगढ़ में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पंजाब चुनाव से पहले जसविंदर का बीजेपी का दामन थामना जसविंदर सिंह धालीवाल के बीजेपी में शामिल होने से सीएम चन्नी की किरकिरी होने लगी। यह कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। पंजाब में 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव होने ही हैं। वहीं इससे पहले पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पूर्व पार्षद धर्मवीर सरीन समेत पंजाब के कई नेता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल मार्च में समाप्त होगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 14 फरवरी को होने हैं और मतों की गिनती 10 मार्च को होनी है। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। वहीं आम आदमी पार्टी 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में 20 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल केवल 15 सीटें जीतने में सफल रही और भाजपा के खाते में केवल 3 सीटें आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।